हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ओपन बुक एग्ज़ाम देते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आप आंसर कैसे अपलोड करोगे, क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करोगे। जब आप आंसर अपलोड करोगे तो फर्स्ट पेज पे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखनी है, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी, कौन सा पेज यूज़ करना है, कौन सी आंसर शीट यूज़ करनी है, कैसे पीडीएफ बनानी है और कैसे आपको आंसर्स को अपलोड करना है, कितने एमबी की पीडीएफ होनी चाहिए। सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। और इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है बिकॉज लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी। कितने सारे बच्चे कमेंट करके बोलते थे जब लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुए थे कि मैम हम ये लिखना भूल गए थे, हमें ये नहीं पता था, हमारा पोर्टल पर टाइम कम पड़ गया था। तो सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी कैसे कैसे आप अपना जो आपको टाइम दिया गया है ना रिमोट मोड वाले स्टूडेंट को कि 4 आवर्स में ही आप अपना जो आंसर्स हैं वो अपलोड कर सकते हो। और अगर सपोज़ आप आंसर्स नहीं अपलोड कर पाते या सबमिट बटन पे नहीं क्लिक कर पाते तो वहाँ पे क्या सीन होने वाला है, सारी बातें हम डिटेल में क्लियर करेंगे। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखो। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आगे भी मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ आपसे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। और इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर क्लिक कर दिया करो। तो फटाफट से देख लेते हैं सारी चीज़ों को। तो जब आप ओबीई पोर्टल पर लिंक पर क्लिक करते हो, चाहे आप एसओएल के स्टूडेंट हो तो एसओएल के लिंक पर क्लिक करना है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिए हैं सारे लिंक वीडियो के। और अगर आप रेगुलर या एनसी वेब के स्टूडेंट हो तो वो लिंक पे आपको क्लिक करना है, राइट। तो जब आप वहाँ पे क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे कुछ ऐसा पेज जब खुल के आता है ना तो सारी इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी इस पोर्टल पे आपको दे रखी हैं लॉगिन करने से पहले। ये लॉगिन वाला पेज हो गया और इसी के साथ में ऊपर की तरफ आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है जो कि हमें इग्नोर नहीं करनी है और जिनको हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी पढ़नी है। तो ये सारी बहुत हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है। मैं इसको आपको शॉर्ट में सारी बातें बता देती हूँ क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे ये देखो, ये क्या है, 1 टाइम सेल्फ रजिस्ट्रेशन टू ड्यू पोर्टल। तो हमें ड्यू पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना था तो इसके लिए मैं ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड करा चुकी हूँ। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करके भी देख लिया होगा कैसा सरफेस आता है वहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं करा है तो कर लो, इस वीडियो के एंड में मैं वो वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, देन ये सारी बातें होगी। उसके बाद ऑन द डेट ऑफ द फाइनल ओबीई एग्जामिनेशन, तो जो आपकी डेट शीट है 15 मार्च से जैसे आपके एग्जाम है तो फाइनल डेट वाले एग्जाम में आपको क्या क्या फॉलो करना है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा है, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू द एग्जामिनेशन पोर्टल। मतलब इसी पोर्टल पे आपको यहाँ से लॉग इन कर लेना है, वो भी 30 मिनट पहले कर लेना है क्योंकि एकदम से जब एंड टाइम पे लाइक आपका 2:30 बजे से एग्जाम है, एंड टाइम पे जब सारे स्टूडेंट्स एक साथ कर रहे होते हैं ना लॉगिन, तो उस टाइम पे जो सर्वर है ना वो कभी कभी हैंग कर जाता है या बहुत सारी प्रॉब्लम आती है या आपके नेटवर्क में कोई इशू हो सकता है। तो बेटर है कि आप 30 मिनट पहले लॉगिन करके देख लो। अगर कोई प्रॉब्लम है, सपोज आपके नेटवर्क में अभी प्रॉब्लम है तो आप किसी से हॉटस्पॉट या वाईफाई अरेंज कर सकते हो, राइट। या और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो 30 मिनट पहले लॉगिन करके छोड़ दो अपने पोर्टल को, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वंस द स्टूडेंट लॉग इन द पोर्टल क्लॉक, मैंने शायद लास्ट किसी वीडियो में भी बताया था कि जैसे ही आप पोर्टल पे लॉग इन करोगे ना तो आपको एक क्लॉक साइड में चलती हुई दिखेगी जो दिखाती रहेगी कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने में कितना टाइम बचा हुआ। जैसे 2:30 बजे का एग्ज़ाम है और 2 बजे आपने लॉग इन कर लिया तो वो दिखाती रहेगी कि अभी 29 मिनट्स बचे हैं, अभी 28 मिनट बचे हैं, अभी 27 मिनट्स बचे हैं। उसके बाद स्टूडेंट शुड रीड द इंस्ट्रक्शन प्रिंटेड ऑन द क्वेश्चन पेपर। तो जब आपकी एग्जैक्ट 2:30 या जो भी आपका एग्जाम टाइमिंग है वो हो जाएगी ना तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा वहाँ पे और बोला जा रहा है कि सारी इंस्ट्रक्शंस आपको एक एक करके फॉलो करनी है जो भी उस क्वेश्चन पेपर पे लिखी है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, लास्ट टाइम क्या हुआ था कि 3 घंटे का टाइम दे रखा था कि जो मैक्सिमम टाइम है पेपर का वो 3 घंटे का है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ना कन्फ्यूज़ हो गए थे उसमें। तो अगर 3 घंटे का टाइम दे रखा है वहाँ पे तो भी आपको वो 4 घंटे का ही पेपर करना है क्योंकि 3 घंटे का तो सेंटर पे जो जाके स्टूडेंट्स देंगे उनके लिए है। जो लोग पोर्टल पे एग्जाम दे रहे हैं ना उनके लिए 4 आवर्स का ही पेपर है। तो अगर 3 घंटे भी लिखा है तो आपको 4 घंटे का टाइम लेना है। अगर 2:30 बजे से आपका पेपर है यानी कि आपको 6:30 तक कर देना है आपका पेपर, ठीक है। द क्वेश्चन पेपर डाउनलोड बटन विल बी विजिबल जब आपका टाइम हो जाएगा, तो वो मैंने आपको बता दिया। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन द डाउनलोड बटन। तो आपको पहले क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है और उस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के बाद अगर आप चाहते हो तो
आप अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप या फ़ोन में जैसे भी उसको यूज़ कर सकते हो। आप फ़ोन से भी सारी चीज़ें कर सकते हो, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होने की। फ़ोन से ही आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके आंसर्स को सबमिट भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो तो उसका ना प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, कि अगर आपको बार बार फ़ोन की स्क्रीन पर क्वेश्चंस देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, अगर आपके पास प्रिंटर है तो, या फिर किसी कैफ़े से भी निकलवा सकते हो। वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको टाइम वेस्ट करने की भी ज़रूरत है नहीं इन चीज़ों में। इन केस अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में तो आप अपने नोडल पर्सन को कांटेक्ट करोगे, नोडल ऑफिसर को कांटेक्ट करोगे। अब लास्ट टाइम जब एग्जाम हुए थे तब तो नोडल ऑफिसर्स की आईडीज जो हैं वो ड्यू की वेबसाइट पे आ गई थी। एक पीडीएफ थी जिसमें कॉलेज वाइज और डिपार्टमेंट वाइज नोडल पर्सन्स की डिटेल थी। अब ऐसा इस बार तो मुझे ड्यू की वेबसाइट पे कोई दिखा नहीं है, हो सकता है एग्जाम से पहले आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाए, या जो भी आपके लाइक ग्रुप्स बने होंगे आपको पता होगा आपके डिपार्टमेंट का हेड कौन है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके ठीक है। फिर वो आपकी ईमेल आईडी पे आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स ईमेल आईडी। और फोन व्हाट्सएप पे भी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं वो क्वेश्चन पेपर, ओके। तो इसीलिए बोला गया कि 30 मिनट पहले आप पोर्टल पे लॉगिन करके देख लें। अगर कोई लॉगिन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने नोडल ऑफिसर को या जो भी आपके हेड एंड डिपार्टमेंट के या कॉलेज के या जिसको भी आप कर सकते हो, अपने टीचर्स को बता सकते हो कोई प्रॉब्लम, तो आप उनको ये चीज़ें बता दोगे, ठीक है। एज एंड व्हेन द स्टूडेंट डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर, जैसे आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लोगे या फिर जैसे ही आपके 2:30 बज जाएंगे, द टाइम लेफ्ट फॉर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी डिस्प्लेड। पहले अगर आपने आधे घंटे पहले किया था तो पहले क्या टाइम चल रहा था कि कितना टाइम बचा है आपका एग्जाम स्टार्ट होने में। जैसे आपके एग्जाम के स्टार्ट की टाइमिंग हो जाएगी उसके बाद टाइम चलने लगेगा कि कितना टाइम बचा है आपको अपने पेपर सबमिट करने में। लाइक आपने 4 घंटे का टाइम है तो 3 आवर 50 मिनट, 3 आवर 40 मिनट, फिर 2 आवर, फिर ऐसे ही 1 आवर, ऐसे आपको टाइम दिखाता रहेगा, ठीक है। तो टाइम ट्रैकिंग हमें सबको पता ही है कि 4 घंटे का टाइम है, और जो दिव्यांग स्टूडेंट है यानी कि जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए 6 आवर का टाइम है, ओके। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम ये बता दिया हमने 6 आवर का है। देन यहाँ पे लिखा है वंस द क्वेश्चन पेपर इज डाउनलोडेड द स्टूडेंट विल बी अलाउड टू अपलोड द आंसर शीट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। मतलब कि एक बार आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया उसके बाद 4 घंटे के अंदर अंदर आपको आपके आंसर सबमिट कर देने हैं एनी हाउ, क्योंकि अगर टाइम चला गया तो वो जो पोर्टल है ना आपका वो हट जाएगा वहाँ से। जो आपका टाइम है ना 4 घंटे का उसी के हिसाब से वो सेट किया गया है वहाँ पे। आपका 2:30 से अगर एग्जाम है तो 6:30 बजते ही वो पोर्टल पे आपका वहाँ पे फिर आपको कुछ नहीं आएगा अपलोड वगैरह करने के लिए। लास्ट टाइम तो ऐसा ही हुआ था, ठीक है। तो जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 4 घंटे का टाइम है, और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी या दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 6 घंटे का टाइम है। तो उसी टाइम में आपको कर देना है। इफ़ अपलोडिंग इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी रीज़न, इन केस आप अपलोड नहीं कर पा रहे हो, कोई भी सर्वर प्रॉब्लम है, सर्वर भी हैंग कर जाता है ड्यू का कभी कभी, या फिर आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है या कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन केस अगर आप पॉसिबल नहीं है आपसे ही अपलोड करना आंसर्स को गिवन टाइम में, स्टूडेंट कैन टेक एक्स्ट्रा 60 मिनट टू अपलोड द देयर स्क्रिप्ट। तो वो 60 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता है। अब ये 60 मिनट एक्स्ट्रा कैसे है वो पूरा सुन लेना, अभी नेक्स्ट वाली पॉइंट भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो पहली बात तो टाइम होते हैं, जितना मेरा लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस है वो पोर्टल पे से वो सारी चीज़ें जो अपलोड के ऑप्शंस होते हैं वो चले जाते हैं। तो 60 मिनट एक्स्ट्रा अगर आप ले भी लोगे तो आंसर अपलोड करने का तो टाइम आपके पास होगा ही नहीं, तो आप करोगे कैसे। अब नीचे नोट लिख रखा है स्टूडेंट कैन सबमिट देयर स्क्रिप्ट टू द नोडल ऑफिसर बाय ईमेल ओनली इफ द सबमिशन थ्रू पोर्टल इज नॉट पॉसिबल। तो अगर आप पोर्टल पे आंसर नहीं सबमिट कर पा रहे हो तो आपको 60 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे वहाँ पे कि आपने नोडल पर्सन्स को जो है वो आंसर जो है वो सबमिट कर पाओ, ठीक है। अगर पोर्टल पे टाइम चलता रहेगा आपका टाइम होने के बाद भी, सपोज 6:30 तक आपका लास्ट था और उसके बाद भी आपका पोर्टल खुला हुआ है, तो आप पोर्टल पे ही 60 मिनट एक्स्ट्रा लेके अपलोड कर सकते हो। लेकिन इस चक्कर में मत रहना कि आपको 60 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, क्योंकि पोर्टल पे से सारी चीज़ें गायब हो जाती है। जैसा मैंने बताया टाइम ओवर होते ही, जैसे आपका टाइम ओवर हो वो चला जाएगा। अब इस बार का तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या होगा। यहाँ पे क्या लिखा था कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नोडल पर्सन की ईमेल आईडी पे उनको भेज सकते हो। If submission through portal is not possible, documentary evidence of non-submission to the portal should be provided for such submission। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आपको पोर्टल पे अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए आपने नोडल पर्सन की ईमेल आईडी पे अपने आंसर्स को ईमेल करा है, ठीक है। तो प्रूफ क्या होगा, जो भी प्रॉब्लम आ रही है सपोज आपको,
तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। पोर्टल पे अगर आपकी पीडीएफ अपलोड नहीं हो पा रही, कोई एरर दिखा रहा है या जो भी रीज़न है ना, आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा। तो अगर पोर्टल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आपके क्या कहते हैं नेटवर्क की स्पीड नहीं आ रही है तो आप उसकी एक वो जो स्क्रीन रिकॉर्डर से वीडियो बना सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी करना है। मतलब आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा उस टाइम पे, बाद में जब आपकी एग्जाम्स वगैरह चेक होंगे कि भैया आपने ईमेल क्यों किया था, पोर्टल पे क्यों नहीं सबमिट किया था, तो वो आप देख लेना आपको क्या रीज़न देना है वहाँ पे और कैसे आप उसको प्रूव करोगे। डॉक्यूमेंट्री इवेंट का मतलब है आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पे, वो सिर्फ बात करने से नहीं होगा। However, this option should be used only in case of the extreme situation। जब बहुत लगे आपको कि पोर्टल पर सबमिट करना पॉसिबल है ही नहीं, उसी केस में ये करना है। द स्टूडेंट सबमिटिंग द स्क्रिप्ट थ्रू द अल्टरनेटिव मीडियम, मतलब जो स्टूडेंट पोर्टल पे ना करके नोडल पर्सन की ईमेल आईडी पे आंसर्स को सेंड करेंगे तो उनके जो रिजल्ट होगा वो डिक्लेयर होने में लेट भी हो सकता है। ठीक है, अगर पोर्टल पे आप सबमिट कर दोगे तो टाइम से आपका रिजल्ट आ जाएगा क्योंकि स्क्रिप्ट चेक हो जाएंगी आपकी। लेकिन अगर आप लेट सबमिट करते हो तो हो सकता है आपके रिजल्ट में भी प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि ये वेरीफाई भी करेंगे पहले कि आपको एक्चुअल प्रॉब्लम थी या नहीं थी, या आपने मजे मजे में नोडल पर्सन को, क्योंकि आप लेट हो चुके थे तो आपने नोडल पर्सन को सेंड कर दिया था। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज आंसरिंग द क्वेश्चन। अब आप पोर्टल पे जो आंसर करोगे, इन्होंने क्या बोला, पीडीएफ बनानी है आपको आंसर्स की। ठीक है, तो वो पीडीएफ के लिए आप कौन से पेजेस यूज़ करोगे, तो इन्होंने बोला A4 साइज शीट यूज़ करनी है, या जो बड़े वाले रजिस्टर्स होते हैं ना आपके पास, आप उन रजिस्टर्स के पेजेस पे भी कर सकते हो, क्योंकि हमें पिकी तो क्लिक करनी है। ठीक है, और यहाँ पे पेपर्स जो है वो आपकी हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, टाइप वाइप करके मत सेंड कर देना, हाथ से लिखे हुए ही आंसर्स होने चाहिए। रूल्ड और प्लेन, वो लाइन वाली शीट्स भी हो सकती हैं और वो प्लेन शीट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, द आंसर्स आर टू बी रिटन यूजिंग ब्लैक और ब्लू पेन ओनली, लेकिन जो आंसर्स लिखने हैं वो ब्लू और ब्लैक पेन से ही लिखना है, कोई भी कलरफुल पेन और यूज़ नहीं करने, और A4 साइज शीट यूज़ करनी है, चाहे फिर वो प्लेन हो या रूल्ड हो। अब हो सकता है कुछ बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा कि मैम आगे पीछे दोनों तरफ लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हो आगे पीछे दोनों तरफ, लेकिन पेन ऐसा यूज़ करना कि जब एक साइड आप लिख रहे हो तो पीछे जब इतना ना हो कि पीछे वाला पढ़ा ही ना जाए। ठीक है, अब फर्स्ट पेज पे क्या क्या लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना मिस हो जाती है या फिर कैसे आइडेंटिफाई होगी आपके आंसर्स। वैसे तो आप पोर्टल पे ही सबमिट कर रहे हो तो पोर्टल पे आपके रोल नंबर वगैरह सब डले हैं, फिर भी आपको ये सारी चीज़ें जरूर करनी है, ये चीज़ ध्यान रखना। स्टूडेंट विल राइट देयर नेम, सबसे पहले तो नेम, प्रोग्राम का नाम, जैसे कि आपका बीकॉम प्रोग्राम है, बीकॉम ऑनर्स है, बीए प्रोग्राम है, बीए ऑनर्स है, तो वो प्रोग्राम का नाम हो गया। सेमेस्टर कौन सा है आपका, फर्स्ट है, बाकी सबका तो फर्स्ट ही है, और जो एसओएल के स्टूडेंट है उनका फर्स्ट और थर्ड है, तो जो भी आपका सेमेस्टर है वो आप डालोगे। एग्जामिनेशन रोल नंबर अब तक आपको पता चल गया होगा, आई होप, एग्जामिनेशन रोल नंबर। यूनिक पेपर कोड, यूनिक पेपर कोड वही, ये आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा होगा और जब आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे वहाँ पे भी ये यूनिक पेपर कोड लिखा होता है। पेपर टाइटल, सब्जेक्ट क्या है पेपर का, सपोज अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट तो एक पेपर होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो वो नाम जो होता है पेपर का, सब्जेक्ट का जो नाम है वही आपका पेपर टाइटल हो गया। डेट एंड टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, डेट जिस डेट पे आप दे रहे हो आपको डेट शीट में पता है। टाइम जैसे कि 2:30 बजे से है तो वो 2:30 बजे से आपको लिखना है। ऑन द फर्स्ट पेज यूज्ड फॉर द आंसर, तो जो फर्स्ट पेज होगा आपका आंसर का, जो फर्स्ट पेज होगा, सपोज आपको 4 आंसर करने हैं तो फर्स्ट आंसर का जो फर्स्ट पेज होगा उस पर आपको ये सारी डिटेल लिखनी है, जितनी भी यहाँ पे 5 या 7 चीज़ें बोली। फिर सेकंड आंसर पे भी आपको सारी चीज़ें लिखनी है, थर्ड आंसर के लिए भी आपको सारी चीज़ें लिखनी है, फोर्थ के लिए भी ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो एक बार एक पेज पे लिख लो। जब आप जैसे फर्स्ट आंसर की आप पीडीएफ बना रहे हो तो फोटो तो क्लिक करना है, फर्स्ट आंसर के साथ भी सबसे पहले उसी पेज की फोटो क्लिक कर ली। जब आप सेकंड आंसर की पीडीएफ बना रहे हो तो सबसे पहले पीडीएफ बनाते टाइम उस पेज की फोटो जो क्लिक की हुई है आपने या दोबारा क्लिक करके आप उसकी पीडीएफ में लगा दो, तो 4 बार लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि फोटो तो क्लिक करना है, आप एक ही पेज से 4 बार काम चला सकते हो अपना। ठीक है, बाकी जैसे आपको ठीक लगे। स्टूडेंट शुड यूज सेपरेट शीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टूडेंट शुड यूज सेपरेट शीट टू आंसर ईच क्वेश्चन since answer sheet are to be uploaded on the portal question wise so that the evaluation can be conducted smoothly। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जैसे, एक मिनट में बताती हूँ अभी, जैसे देखो यहाँ पे आपके सपोज ये ना 4 पेजेस हैं, ओके ये 4 पेजेस हैं ये। उसके बाद आपने फर्स्ट आंसर करा, क्वेश्चन नंबर 1 डाला, ये सारी डिटेल्स डाली फर्स्ट पेज पे,
ठीक है। तो आपने फर्स्ट का आंसर लिखा, इस पेज पे भी लिखा, इस पेज पे भी लिखा, ये सारे पेजेस आपने कंप्लीट फिल कर दिए और फोर्थ पेज में बस 1 या 2 लाइन में आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है या जो भी आप क्वेश्चन करोगे, क्योंकि ऑप्शंस होंगे वहाँ पे कि आपको 6 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, जितने क्वेश्चन करने हैं, तो जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे ना वो इसी पेज से स्टार्ट नहीं करना है आपको, वो आपका जो नेक्स्ट पेज होगा वहाँ से आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि आपको अपलोड करनी है पीडीएफ। अब जब आप पीडीएफ अपलोड करोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो ये पेज जाएगा ही जाएगा, जब आप सेकंड का करोगे तो आप ये वाला जब पेज उसमें लगा दोगे तो ये फर्स्ट का आंसर भी इसमें आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अगर एक पेज पे एक आंसर खत्म हो रहा है और उसमें कुछ स्पेस बचता है उस पेज पे, तो नेक्स्ट आंसर आपको वहां से बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना है, आपको एक फ्रेश पेज लेना है और सेकंड आंसर उसमें ऊपर से वहां से स्टार्ट करना है। ये चीज़ ध्यान रखना, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि फिर आधा आंसर आपका किसी और क्वेश्चन की पीडीएफ में जाएगा, आधा आंसर आपका किसी और क्वेश्चन की पीडीएफ में चला जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, नया आंसर नए पेज से स्टार्ट करना है, ओके। देन है नेक्स्ट स्टेप, अपलोडिंग आंसर शीट। आंसर शीट कैसे अपलोड करनी है? द स्टूडेंट विल स्कैन द रिटर्न पेजेस ऑफ द आंसर्स क्वेश्चन वाइज। आपको अलग अलग पीडीएफ बनानी है, जैसे कि अभी हमने बात करी कि क्वेश्चन 1 आप अगर कर रहे हो तो क्वेश्चन 1 की अलग पीडीएफ बनानी है, क्वेश्चन नंबर 2 की अलग पीडीएफ बनानी है, क्वेश्चन नंबर 3 की अलग पीडीएफ बनानी है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं किया तो मत बनाइए इसकी पीडीएफ, आप क्वेश्चन नंबर 1 4 की पीडीएफ बनाइए। जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो उनके आप अलग अलग पीडीएफ बनाओगे। अब देखो, जब आप आंसर अपलोड करोगे ना तो वहाँ पे लोकेशन आएगी आपकी ब्राउज करने के लिए कि आपने वो कहाँ पे अपना आंसर्स जो है वो सेव कर रखे और वहाँ से अपलोड करना है। तो जब आप स्कैन करोगे किसी भी स्कैनर से पीडीएफ को, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि वहाँ पे एक रीनेम का भी ऑप्शन आता है जब आप पीडीएफ बनाते हो, तो ठीक है। रीनेम का जो ऑप्शन आता है ना, तो सपोज आपका, जैसे कि एक एग्जांपल लूँ मैं, ईवीएस का आपका एग्जाम है, तो आप ईवीएस वहाँ पे लिखो और आप अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 है उसका तो आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख दो। इस तरीके से आप उसका जो आंसर है ना उसका आप रीनेम कर सकते हो, ताकि जब आप अपलोड कर रहे होगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन सी वाली फाइल चूज करनी है। ऐसे अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 की पीडीएफ बना रहे हो तो आप ईवीएस लिख के क्वेश्चन नंबर 2 लिख दो, तो आपको पता चल गया कि हाँ भाई ये क्वेश्चन नंबर 2 की जगह पे अपलोड करना है, ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चन आगे पीछे भी होगा तो जो टीचर चेक करेगा उसको कैसे पता चलेगा कि ये क्या हुआ है, क्या किया है आपने, ठीक है। वो ढूंढेगा नहीं आपका कि आपका आंसर 2 की पीडीएफ कहाँ पे है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। बाकी तो जैसे आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, साइज ऑफ ईच फाइल शुड नॉट एक्सीड 7 MB। तो जो आप पीडीएफ बनाओगे अगर उसका साइज 7 MB से ज़्यादा होता है तो पोर्टल ना डिनाई कर देगा, एरर दिखाने लगेगा वहाँ पे, वो आपकी जो शीट है ना वो अपलोड होगी नहीं, जो पीडीएफ है वो अपलोड होगी नहीं, ठीक है। तो इस केस में आपको करना क्या है, आपको एग्जाम से पहले ना ये प्रैक्टिस कर लेनी है। आपको एक ऐसा स्कैनर चूज करना है जिसमें जब आप पीडीएफ बनाएं तो सपोज अगर एक ऑन एन एवरेज लेके चले तो 7-8 पेजेस में तो आता ही है एक आंसर, अगर थ्योरी का है, ठीक है। डिपेंड करता है मार्क्स पे। तो अगर 7-8 पेजेस की आप पीडीएफ बना रहे हैं तो आप कोई ऐसा स्कैनर देखो जो 7 MB से कम में इस पीडीएफ को बना के तैयार कर दे। क्योंकि बहुत सारे स्कैनर ऐसे होते हैं ना जो इतना लार्ज कर देते हैं ना MBs में पीडीएफ का साइज, कि फिर वो आपकी अपलोड ही नहीं हो पाएगी। 7 MB से ज़्यादा तो आप अपलोड ही नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन की ये बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 1 की पीडीएफ 7 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 की जो पीडीएफ है वो 7 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस की हमें अलग अलग पीडीएफ बनानी है और अलग अलग क्वेश्चंस का जो प्लेस होगा पर्टिकुलर वहीं पे इन्हें हमें अपलोड करना है, राइट। लास्ट टाइम शायद मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि पीडीएफ को कैसे स्कैन वगैरह करना है। तो अगर वो वीडियो मुझे मिल जाएगी तो मैं इस वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगी। अदरवाइज आप खुद से ना, आपके पास टाइम है 1 दिन का, आप खुद से प्रैक्टिस करो कि कौन सा स्कैनर ठीक है, कैसे पीडीएफ बनाई जाती है। अगर आपको नहीं पता ये सारी चीज़ें तो कोई भी स्कैनर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वो चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ ये प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, क्योंकि एंड टाइम पे ना पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम जाता है और वो 1 घंटा आपको पता नहीं चलेगा जो अपलोड करने के लिए दिया गया है आपको कि वो कहाँ चला गया। आगे लिखा है, इन केस इफ बाय मिस्टेक स्टूडेंट अपलोड अ रॉन्ग आंसर। अगर सपोज क्वेश्चन नंबर 1 अपलोड करना था जहाँ पे जैसे लिखा रहेगा आंसर 1, फिर नीचे लिखा रहेगा आंसर 2, तो इस 1 वाले में आपको फर्स्ट आंसर ही अपलोड करना है, सेकंड वाले में सेकंड आंसर ही अपलोड करना है। सपोज आपने आंसर 2 करा ही नहीं है, आंसर 2 आपने नहीं करा और आंसर 3 करा है आपने, तो अब 2 वाले में अपलोड नहीं करोगे। आप कहाँ पे अपलोड करोगे, जहाँ पे आंसर नंबर 3 लिखा रहेगा वहाँ पे आप आंसर नंबर 3 अपलोड करोगे। ये चीज़ समझ लेना, ठीक है। ये नहीं देखा जाएगा वहाँ पे सीक्वेंस के आपने फर्स्ट एक आंसर करा, दूसरा आंसर करा, तीसरा आंसर करा, नहीं। आप कौन से नंबर का आंसर कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है वो, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है या 3 का है, 4 का है, तो उसी प्लेस पे वो आंसर अपलोड करना है, ठीक है।
तो अगर 2 नहीं करा तो 2 के प्लेस पे आप कुछ नहीं अपलोड करोगे, आंसर 3rd के प्लेस पे अपलोड करोगे अगर आपने आंसर 3rd किया है तो। हाँ, तो ये यही बोल रहा है कि अगर आप कोई गलत PDF अपलोड कर देते हो उस टाइम पे, आपको बाद में पता चला अरे ये तो क्वेश्चन नंबर 2 का था और मैंने ना 1 अपलोड कर दिया यहाँ पे गलती से दोबारा से, तो आप क्या करोगे, जो 4 घंटे का टाइम मिला है ना, अगर उस टाइम तक आपको वो चीज़ें पता चल जाती तो तब तो वहाँ से आप वो पुरानी वाली फाइल डिलीट करके न्यू फाइल अपलोड कर दोगे। लेकिन अगर एक बार टाइम आपका कंप्लीट हो गया उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक बार आपने अगर आंसर शीट आपकी अपलोड हो गई, आपने सबमिट कर दिया, अपलोड होने का नहीं मैं बोल रही, सबमिट कर दिया, या आपका टाइम पूरा हो गया, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे नो चेंज इन द अपलोडेड आंसर शीट विल बी पॉसिबल, एडिशनल 60 मिनट फॉर द लेट सबमिशन। ठीक है, उसके बाद बोला है द स्टूडेंट shall be required to submit the declaration regarding UFM। जैसे ही आप सारे आंसर अपलोड कर दोगे ना, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3 सपोज नहीं करा, आंसर 4 अपलोड कर दिया हमने या आंसर 5 अपलोड कर दिया, नीचे एक चेक बॉक्स ऐसे बना रहता है, उसमें आपको टिक करके ना सबमिट पे क्लिक करना होता है। और वो सबमिट पे भी ना जब तक ये लिखाना आ जाए कि मेल आपकी ईमेल आईडी पे, कंफर्मेशन मेल आपकी ईमेल आईडी पे भेज दिया गया है, तब तक आपको वो सबमिट बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, एग्री करके, प्रीव्यू करके, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, वो आपको क्लिक करते ही रहना है। ठीक है, और सपोज अगर आप आंसर सबमिट नहीं कर पाते हो, मतलब आपने अपलोड तो कर दिए सारे आंसर्स लेकिन आप सबमिट बटन पे क्लिक करना भूल गए हो, तो ऐसा भी था लास्ट टाइम पे कि जो आपके आंसर्स थे ना वो ऑटो सबमिट हो जाते थे, और जो बच्चों ने सबमिट बटन पे क्लिक नहीं कर पाया उनको ऐसा मेल आ जाता था कि आपके जो आंसर्स हैं ना वो सक्सेसफुली सबमिट हो गए हैं, वो ऑटो सबमिट हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना, वो एक चीज़ ध्यान रखना कि स्टूडेंट जो गलती करेंगे या जो गलती की थी लास्ट टाइम भी स्टूडेंट्स ने, कि सपोज आपने तो ये सोचा कि 2:30 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है और 6:30 तक का टाइम है, राइट, 4 आवर का टाइम है हमारे पास, तो आपने आंसर्स लिखना शुरू कर रहे हो, आप आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3 लिखा। अब आपने सोचा सारे आंसर लिख लूँ फिर बैठ के एक साथ हम अपलोड करेंगे आंसर्स को। ठीक है, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। पता चला आपकी ये आंसर लिखने में ही 6:30 बज गए या 6 बज गए और आधे घंटे में तो आपकी PDF बनने से रही, क्योंकि बहुत टाइम लगता है PDF, पहले फ़ोटो क्लिक करोगे, देन स्कैन करोगे, रीसाइज करोगे उसको, ठीक है, रीनेम करोगे PDFs को, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो बेटर है एक आंसर हो गया अपलोड कर दो, PDF बना लो अपलोड कर दो, दूसरा आंसर हो गया PDF बना लो अपलोड कर दो पोर्टल पे। ठीक है, तीसरा आंसर हो गया PDF बना लो अपलोड कर दो, 4th आंसर हो गया देन PDF बनाओ अपलोड कर दो। इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर आपका टाइम भी कंप्लीट हो गया और 4th आंसर आप कंप्लीट नहीं कर पाए या PDF ही बनाते रह गए उसकी, तो एटलीस्ट जो 3 आंसर्स किए हैं ना आपने वो आपके ऑटो सबमिट हो जाएंगे अगर आप सबमिट बटन पे भी क्लिक नहीं कर पाते हो तो। समझ रहे हो ना बात को? तो बेटर है जितने आंसर होते चले उनको स्कैन करते रहो और करते चलो। एक काम आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है, आपका भाई या बहन है, कि आप आंसर्स लिखते रहो और उस सामने वाले पर्सन को आप ये बोल दो, आपके जो भी भाई बहन या जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, कि वो PDF बना दे, और वो PDF बना दे तो आप चेक कर लो उसने सिस्टमेटिकली सारे पेजेस की PDF बनाई है या नहीं बनाई है। ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपको सारे पेजेस पे पेज नंबर जरूर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 जो भी हो तो नीचे लिख दो या ऊपर लिख दो, छोटा सा लिख देना है। ठीक है, ऐसे सेकंड आंसर में भी पेज नंबर 1, सेकंड आंसर का ये नहीं कि चौथे पेज से स्टार्ट करते हो 4 लिख रहे हो, नहीं, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 ऐसे सारे लिख देना है। तो सपोज इन केस अगर आपको PDF का एक आध पेज आगे पीछे भी हुआ ना, तो टीचर जब चेक करेगा ना, इवेल्यूट करेगा आपकी कॉपीज, तो एटलीस्ट वो ना पेज नंबर देख के ना सीक्वेंस पता चल जाएगा कि अच्छा चलो बाय मिस्टेक इस स्टूडेंट से हो गया है ऐसा, तो वो चेक करते टाइम उसको देख लेगा। तो पेज नंबर जरूर लिख देना, चाहे वो इसमें लिखा है या नहीं लिखा, आप अपनी तरफ से पेज नंबर लिख देना। ओके, तो बहुत सारी हेल्पफुल बातें मैंने आपको बता दी हैं कि आपको आंसर सबमिट करते टाइम जितने आंसर्स होते जाएं उतने अपलोड करते चलो आप। उसके बाद अगर कोई ऐसा है पर्सन जो आप आंसर्स लिखते रहो और वो आपकी PDF बनाता रहे, तो वो हेल्प आप बिल्कुल ले सकते हो। और साथ ही जब आप आंसर अपलोड करोगे ना, तो सिर्फ अपलोड करने से कुछ नहीं होता, साइड में ना एक ऐसे अपलोड करके कुछ लिखा रहता है शायद पोर्टल पे, और जब तक वो ब्लू नहीं हो जाता ना, दैट मीन्स आपका आंसर जो है वो अपलोड नहीं हुआ। तो देख लेना, बाकी
आई थिंक जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी हैं आप लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं, और ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब एग्जाम्स हुए थे, ओपन बुक एग्जाम्स हुए थे ना, ये बच्चों को प्रॉब्लम आई थी। कितनों का टाइम कम पड़ा था, कितनों ने गलत आंसर्स अपलोड कर दिए थे, या PDF अपलोड करते टाइम एरर आ रही थी। तो जितना मुझे पता था मैंने सारी बातें यहाँ पे कवर कर ली। अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में वो सारी डिटेल भी कवर कर लूँगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि आगे भी मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।